हैं। और जो सीपीसी है, वो तो स्टार्ट हो इसकी चुके हैं। इसकी स्टोरी, बैकग्राउंड या इसका कुछ वैसी चीज़ बतानी है, क्यों बनी, कैसे बनी, कहाँ से बनी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है? इसके बारे में कुछ बताना है या नहीं बताना है, ये बताओ पहले तो। या जी सर खाली बताइए। डायरेक्ट पढ़ाना बता बताइए दो सर, सर। बिल्कुल। जी है? सर बताना बताइए। बताना है सर। फिर बताइए। या या फिर ऐसा करते हैं, आज थोड़ा सा ना इसके वर्डिंग को समझ लेते हैं, और कल इस कंप्लेंट करनी चाहिए। ये जी। इंडिया में यूनिवर्सल लॉ है ये, जी। ठीक है जी। कोई भी कोई भी ऑफेंस होता है, सिविल ऑफेंस हुआ या क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, हमें क्या करना है? एक कंप्लेंट बना के हमें पुलिस में देनी है, जी सर। पहला। अच्छा, इंडिया में कौन सी ऐसी दो जगह हैं जो 24 आवर्स खुलती हैं? डॉक्टर और पुलिस वाले। वेरी डॉक्टर गुड, पुलिस। वेरी गुड, आई लाइक इट। डॉक्टर और पुलिस वाले दो ऐसी जगह हैं, ठीक है भाई। एक तो पुलिस एंड हॉस्पिटल, ये दो जगह हैं कि 24 आवर्स अवेलेबल होती है। तो कोई भी रॉन्ग होता है, रॉन्ग, गलत होता है, सिविल और क्रिमिनल बाद की बात है। सबसे पहले जैसे ही हमारे साथ किसी के साथ भी रॉन्ग होता है, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? पुलिस के साथ एक पुलिस कंप्लेंट के बना पास। के। अब आप सिविल सूट डालने जा रहे हो, ठीक है, रिकवरी का डालो, चेक बाउंसिंग को तो छोड़ दो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लेंट है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट हम्म। लेता है, उसका ट्रायल करता है। लेकिन आप चाहो, यदि कोई मान लो किसी ने, आपने कैश पैसा दे दिया किसी को और चेक आपने ले लिया, अब आपको यही नहीं पता कि भाई वो मैंने पैसा उसको कैसे दिए, क्या दिए, कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे भाई मैंने इसे चेक लिया, मुझे ये चेक मिला है, या मुझे रोड पे मिला, या ये मेरा दोस्त है इससे चोर लिया। तो हमें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी एविडेंस बनाने के लिए कि भाई मैंने इससे पैसे दिए और चेक इसने मेरे को दिया, उसके लिए भी एक कंप्लेंट बना के दे दो पहले। ये ऐसे ऐसे इसने मुझसे इतने 1000 रुपए उधार मांगे थे, इसने मुझे ये बोला था कि मैं इतने दिन में दे दूंगा, लेकिन अब करा ते तुझ में हिम्मत है तो आ जा। मेरे घर पे आया, मेरे को 2-4 इसने गाली वाली दी है, मैं वहाँ वहाँ उससे मैं पैसे मांगने गया, वो मुझे धमकाने लगा कि तुझे जान से मार दूंगा। तो क्योंकि हम पुलिस में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी तो दिखानी पड़ेगी, या वेग हो या फेक हो, या क्या कहते हैं उसको, फैक्ट तुम्हारे अननेसेसरी। आपने एक सिंपल सी कंप्लेंट बना के दे दी, थाने में दे दी, 100% है कि थाना वाला उसको जरूर बुलाएगा पैसा रिकवरी करने के लिए। पुलिस को तो भैया एक कंप्लेंट दे ही दो, अपोजिट पार्टी को तो बुलाता ही बुलाता है, 1-2 बार उसको नहीं तुम सर, वो मतलब फीस लेगा अपनी। है, फीस लेगा, फीस। वो जो भी कहेगा है। कि हमें जो है प्रिंसिपल साहब ने अपॉइंट किया है आपको पढ़ाने के लिए, अब आप नहीं पढ़ाओ तो फीस दे दो। हाँ, बस। तो वहाँ भी हमें एक कंप्लेंट दे देते हैं, और उसके बाद में चेक बाउंस करा दो, जो भी अपना कर लो वो भी। बट उसमें ज़रूरी नहीं होता ये सब। बट रिकवरी अमाउंट में, जैसे हमने किसी को पैसा दिया रिकवरी करी, रिकवरी के लिए, उसमें भी कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, प्रॉपर्टी विवाद आ गया, ज़मीन का कोई विवाद आ गया, मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया मान लो, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट सिविल सूट डालने जाऊँ, या या क्या करूँ मैं?
सर उसमें दोनों ही हो सकती है ना। भाई डायरेक्ट डाल दोगे, जज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ज्यूरिडिक्शन देखेगा, कर लेगा। लेकिन जी। एक कंप्लेंट हमें फिर भी देनी चाहिए जिसका बेस बनाना है। अपने सिविल सूट का भी जो हम बेस बनाएंगे उस कंप्लेंट से ही बेस बन जाता है हमारा। बात समझ में आई या नहीं सर आई? आज तो विनोद सर आए हैं सर। सर नमस्ते। इस सीपीसी को ना हम दोनों मिलकर पढ़ाएंगे ना, कुछ वो पढ़ाएंगे कुछ हम पढ़ाएंगे, दोनों जने ऐसे करके। नमस्ते सर। सर तो हमारी नमस्ते भी नहीं ले रहे हैं, नाराज है ये जो हमारा सीपीसी है, इसके बारे में छोटा सा क्यों बना, कैसे बना, बहुत एशियन टाइप की है, बहुत पुरानी स्टोरी भी उठा सकते हो कोई भी। जब भारत में कोई लॉ नहीं हुआ करते थे तब की है। सारे लॉ देखो, फैमिली लॉ भी एक पंचायत से बना है। गांव में जो पंचायत हुआ करती थी, खा पंचायत, उन्हीं की उठा के कॉपी पेस्ट करके फैमिली कोड बना दिए गए। ऐसी पहले क्या नाम, क्रिमिनल लॉ कोई नहीं था, तो वो भी उठा के ऐसे ही बनाए गए थे। ब्रिटेन जो था काफ़ी डेवलप्ड था। इंडिया में साधन बहुत थे, आज भी इंडिया के लोग मस्ती मारने वाले हैं। पता है, एक व्यक्ति नॉर्मल वे में, एक व्यक्ति ना आराम से एक पेड़ के नीचे, मतलब एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे जमीन है, तो वो व्यक्ति ना आराम से जमीन पर उस पेड़ पर, पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था, ठीक है, आदमी लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। एक आदमी वहां से ना डेली उस रास्ते से गुजरता था, देखता था, काफी मेहनत करता था काम, मतलब गांव से शहर जाता था वो, और लौट के आता था गांव ऐसे करके, तो उसको देखता था। ये भारत के लोगों की कहानी बता रहा हूं मैं, ब्रिटेन के लोगों की नहीं, भारत के कैसे लोग होते थे, होते हैं आज भी और पहले भी। अब वो व्यक्ति से महीना 15 दिन आते जाते हो गया, देखता रहा, ये सोता रहता था वहीं, मस्त होकर लेटा रहता था। अब वो आदमी इस व्यक्ति से कहता है कि भाई पूरे दिन यहाँ लेटा पड़ा रहता है, सोता रहता है, तो कुछ काम कर ले, ठीक है भाई, कुछ काम कर। तो वो व्यक्ति, ये व्यक्ति कहता है भाई काम, काम करके क्या मिलेगा? तो वो जो डेली काम करके आने जाने वाला व्यक्ति था, ये व्यक्ति जो उसको बोलता कि भाई पैसा मिलेंगे, कि भाई पैसा का, में पैसा से क्या होगा, फिर तू बढ़िया से लग्जरी लाइफ जिएगा, बढ़िया रहन सहन होगा, खाना पीना होगा, लेवल तेरा बढ़ जाएगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, फिर उससे क्या होगा, फिर तू आराम करना, पैसा कमा लेगा, सब चीज हो जाएगी, फिर आराम करना, एंजॉय करना लाइफ को। अब क्या कर रहा हूँ? अब क्या कर रहा हूँ? ये बता अब क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब आराम से आराम कर रहा हूँ ना, पेड़ के नीचे, नेचुरल चीज में सब में। जी। ये आराम ओके, दुनिया भर का काम करूं तो ये करूं। तो भारत में पहले भी ऐसा ही था, और आज भी मोस्टली ऐसा ही है। गांव के लोगों को खेतों में गए, काम करा, बाकी घर पे आए, नुक्कड़ पे इधर बैठ उधर बैठ, बातें करी, जुआ खेला, ताश खेला, ये करे, टाइम पास। उनको रियल में जिंदगी एक्चुअली वही है लोगों की, कोई बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं, आराम कर रहा है भाई वो बंदा। पैसा कमाएगा, नौकरी करेगा, फिर भी आराम करेगा, वो तो ऐसे ही आराम कर रहा है पेड़ के नीचे। तो भारत की सिविलाइजेशन ऐसी थी पहले भी, काम धाम नहीं करना चाहती थी। तो जो फॉरेन से, सॉरी, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, यहाँ देखा कि यार जो राजा होता था ना, राजा, किंग, किंग के बारे में ये कहा जाता है कि किंग कैन नॉट रॉन्ग, राजा गलत नहीं हो सकता। जो राजा के मुंह से अल्फाज निकलेगा, सेंटेंस निकलेगा किसी के बारे में, वो सही होगा। तो सही होगा पहले जी सर। पहले ही राजा को गॉड माना जाता था। क्या माना जाता था? गॉड, भगवान।
रजवाड़े या गांव में जो पंचायत होते थे, तो या गांव का जो सबसे बड़े बूढ़े जो लोग होते थे, पूरे गांव के जो छोटे छोटे वो होते थे कबीले, जो भी XYZ था, तो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होते थे, उनको बुलाया जाता था कि भाई इनके साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो वो अपने लाइफ के अनुभव से जो उन्होंने सीखा, ओल्डेस्ट थे, वो डिसीजन करते थे कि भाई तो ऐसे नहीं ऐसे करेगा, ये इसका इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट, इसका। क्योंकि गांव होता था, सब एक दूसरे को जानते थे, पता रहता था कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है, क्षेत्र के बारे में सारी चीजें। तो कोई भी रॉन्ग होता था तब बड़े बूढ़ी के पास जाते थे वो, और उनकी बातें सबको माननी पड़ती थी और वो मानते थे, एक्सेप्टेबल है। आज तो बाप कहता है अपने बेटे से कि बेटा तुझे वहां नहीं जाना, ये काम करना है। अरे बापू यार तुझे क्या, तुम्हें क्या, तुम चले जाना, मैं तो ये काम करने जा रहा हूँ। मतलब बाप की बात औलाद नहीं मान रही, औलाद की बात बाप नहीं मानना, भाई की बात भाई नहीं मानना। अब पहले गांव का किसी आदमी ने, एक आदमी ने जो सरपंच या वो होते थे, कह दी भाई गांव में पूरे गांव के कोई भी व्यक्ति इस गांव में शादी नहीं करेगा, जिसको कहते थे गांव से वो कर, मतलब गांव को बायकट कर देना। तो रियल में उस गांव का व्यक्ति उस दूसरे गांव में झांकता भी नहीं था। ये थे हमारे नियम संस्कार पहले। तो राजा जो था, कोई भी रॉन्ग होता था तो राजा के पास जाते थे, राजा ने जो कह दिया, जनता कहती है कि भाई कैन नॉट बी रॉन्ग, राजा गलत नहीं हो सकता। इन चीजों को अंग्रेजों ने देखा, बोला कि ठीक है भाई, कई जगह राजा सही होता है और कई जगह राजा गलत होता है। क्योंकि ब्रिटिश जो डेवलप था, जो अंग्रेज वास्तव में जो आए थे 1605 में आए थे, और 1605 में आकर केवल उन्होंने नहीं 1605 नहीं 1500 कुछ में आए थे, 1590 समथिंग में। 1605 में तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी, और 200 साल तक, 200 कुछ साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना वो किया था, खरीदना बेचना ये सब सारा, यहाँ के लॉ को देखते रहे। 1800 में आते आते इन्होंने धीरे धीरे देश पर कब्जा नहीं करा था, इसके लिए नियम कानून लॉ बनाने लगे, लोग मानने लगे। जो नहीं मानता था राजा वगैरह को, वही बंदी बना लिया, अपने उसमें मिला लिया, वो उनकी चाल चलने लगे थे। तो उन्होंने जो वहाँ के जो मैकाले वगैरह आए, गेम खेलते थे ये लोग, है जी, गेम खेलते थे, गेम ये लोग बाहर की विदेशी चीजें लाके राजाओं को दे देते, राजा उनको लालच में लेते थे और उनको ऐसे अपनी तरफ करते थे ये लोग। हाँ, लेकिन देखो, यदि अंग्रेज भारत में आए, आपके हिसाब से गलत हो सकता है, दुनिया के हिसाब से गलत हो सकता है, बट मैंने जब MA इन मॉडर्न हिस्ट्री में की थी और मैंने पढ़ा था, और बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ी थी जब मैंने MA हिस्ट्री की थी, तो पूरी निष्कर्ष से मैं ये पहुंचा था कि अंग्रेज भारत में आए अच्छा हुआ, क्योंकि पहले भारत भारत था ही नहीं अंग्रेजों से पहले। जी, ये केवल रजवाड़े थे, दिल्ली में 4 दीवार लगा दी भाई ये हमारा है। पंजाब में राजो वहां का राजा होता था, उसने 4 दीवार लगा दी, 4 दीवारी लगा दी, ये हमारा है। तानाशाही सर। राजस्थान का अलग, उदयपुर का अलग, राजस्थान में भी 50 रजवाड़े थे, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उस पर कब्जा कर रहा है, वो उस पर कब्जा कर रहा है, ठीक है। सेम यूपी में 50 अलग अलग सबके रजवाड़े, दिल्ली अलग, लेकिन यूपी सर अलग। रजवाड़ों से पहले भी तो एक अखंड भारत था। कभी नहीं था भाई, पहले भी उन राजाओं का ही कब्जा था। हाँ, राम के जमाने में उसने भगवान राम ने पूरे उसको एक सूत्र में बांध दिया था। उसके बाद देख लो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह की जो आती है उसमें दिखाया गया भारत पूरा अखंड भारत। अरे तो उन्होंने तो जीता था ना रजवाड़ों को, तब बनाया था उन्होंने। वो तो पूरे रजवाड़े तो फिर भी नहीं जीत पाए थे वो इधर की मतलब इधर तक पहुंच गया, साउथ रह गया था उनसे थोड़ा सा। मतलब मैं जो बता रहा हूँ नहीं जीत पाए थे वो।
चलो, अंग्रेजों ने क्या करा आके 1857 में, लेकिन उससे पहले ही लॉ बना चुके थे भारत के लिए। 1860 में बनाए, कुछ 1817 में, 1805 में, कुछ ऐसे करके बहुत सारे लॉ बना चुके थे। 1857 से लेके और 1947 तक भारत पर पूरे 90 साल इन्होंने शासन किया था, और पूरे 90 साल में कम से कम 12,000 इन्होंने नदियों पे पुल बनाए। आज भी अंग्रेजों के ही पुलों से पूरे देश में यातायात को जोड़ा, सड़क बनाई, रोड बनाई, ये सारे जो किए थे सब अंग्रेजों ने किए। ये बहुत अच्छा किया था। एक सूत्र में बांधने वाले अंग्रेज ही थे। सारे नियम कानून लॉ, आज जितने भी लॉ तो आप पढ़ रहे हो, ये काला कोट ये वो हमारा नहीं है, ये हमने डिसाइड। आधुनिकीकरण जो जोड़ा था वो जोड़ा था इन्होंने हाँ, पश्चिमी देशों से भारत को लेकर। डेवलप करके सबको एक सूत्र में बांध बांध के एक करना उनका वो था। और ये वास्तव में जो मैंने पढ़ा, अंग्रेज को इनसे महात्मा गांधी या इनसे भगत सिंह सा इनसे डर वर के नहीं गए थे। हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें भारत की सारी शक्ति को झोंक दिया था इन्होंने। बहुत मतलब धन और जन की बहुत ज्यादा हानि हो गई थी, लोग बहुत मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। और क्या नाम है, सारा धन खाली हो गया था, पैसा नहीं था। अब फिर उस टाइम में अंग्रेजों ने सोचा कि भाई देश इस भारत को दोबारा से डेवलप्ड यदि हम करते हैं तो बहुत पैसा खर्च होगा। हाँ, इसीलिए छोड़ा था उन्होंने। ठीक है, इससे बढ़िया इसको इसी के हाल पे छोड़ दो। और कुछ और इन लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उस टाइम पे इंडियन लोगों ने भी तो फिर थोड़ा सा कम कर दिया था, हम मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि सारा कुछ अंग्रेज ही खा रहे हैं। हाँ, अंग्रेज भी थोड़ा वो हो गए कि भाई ये लोग तो मेहनत कर ही नहीं रहे, सारा कुछ हमें ही लगाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने जाने का प्लान बनाया। ये है एग्जैक्ट स्टोरी देश को। हाँ, लेकिन जो हमें क्योंकि किताबों में सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले ही इंडियन लोग जो थे वो थोड़ी मतलब एक प्लानिंग कर चुके थे कि हम लोगों को अगर इन्हें भगाना है तो उसके लिए हमें अपने उसको कम करना पड़ेगा, मेहनत को। क्योंकि 1937 से सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ था और 1942 तक चला था। हाँ, ये इंटरनेशनल जो रिलेशन आता है ना उसमें दिया हुआ है ये चीज, पढ़ा मैंने भी है सर। अब कहोगे सर अब तो सीपीसी पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री में लग गए, क्योंकि हिस्ट्री सीपीसी बनी वहां से है ये। हिस्ट्री से ही बनी है सारी सब्जेक्ट। हाँ, तो अब क्या हुआ, जो राजा था, जमीन जायदाद के झगड़े हुए, ये सारी चीजें हुई, पता इसका है तो इसका। अब राजा को तो असली नहीं पता था ना कि जमीन किसकी है किसकी नहीं है। तो अंग्रेजों ने यहाँ जो उनमें देखा क्या क्या कमियां थी, तब जाके इन्होंने इसको बनाया। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि सीपीसी 1908 में बनी ना, उससे पहले बन चुकी थी ये, तो फिर अमेंडेड आया था, दोबारा से बन के आई थी। ठीक है, तो इससे पहले भी सीपीसी थी। चलो, अब जो हम पढ़ते हैं, ये जो है 1908 में आई, बनी थी, और 1908 का 5वां एक्ट था ये सीपीसी। और ये जो उस टाइम का जो कानून था, जैसे पास होता था उस विधि से, 21 मार्च 1908 को ये कानून पारित हुआ, लागू नहीं हुआ। लागू हुआ था 1 जनवरी 1909 को, फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 1909 में ये लागू हुआ था। इसका जो शॉर्ट टाइटल है, आप सोचो भाई सीपीसी शॉर्ट टाइटल है ना मुन्ना ना, ये तो शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, द, यहाँ से स्टार्ट है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, क्योंकि 1908 में गजट हुआ था इसका, जो उस टाइम की सरकार थी उसने गजट किया था इसको। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं अपने पे। ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि भाई कब कब इसको अमेंड किया, कैसे हुआ, तमिलनाडु में कब पास हुआ, है ना, उसने, क्योंकि हर स्टेट ने इसको बाद में अलग अलग करके अंग्रेजों ने इसको वो किया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग इसको लागू किया गया था। और आज ये जो वर्तमान में ये जो स्टोरी है सारी की सारी, वर्तमान में पूरे देश के अंदर लागू है।
इसमें भी देखो ये 1/9/1984 को नोटिफिकेशन निकाला था, सिक्किम में लागू हुआ ये। पहले नहीं होता था, ये कुछ चैप्टर होते थे, कुछ नहीं होते थे, इस टाइप से चल रहा था, है ना। एक्सटेंड टू द होल इंडिया, ये पूरे के पूरे इंडिया में वो है, लेकिन कहाँ नहीं है, नागालैंड और क्या नाम ट्राइबल एरियाओं में नहीं है। नागालैंड में अभी ये सीपीसी लागू नहीं है, अभी भी नहीं है, जी ठीक है। इसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि ये होल पार्ट में दिया हुआ है, सॉरी पढ़ लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में कर सकती है बाय द नोटिफिकेशन official gazette extend to the provision of this code any of them of the whole or part of the state of Nagaland, such tribal areas as the case may be, with the supplemental incidental or consequential modification as may be specified in the notification। कर सकती है वो, उसके ऊपर है, अभी है या नहीं, किया नहीं, कर सकती है वो केवल। अब इन्होंने बोला कि क्या नाम है, ट्राइबल एरिया क्या होते हैं, ठीक है जी। ट्राइबल एरिया क्या है, आसाम का कुछ पार्ट है, ठीक है। मीन्स द टेरिटरी विच द इमीडिएटली बिफोर द 21 फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 1972 वे आर इंक्लूडिंग इन क्या नाम ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम एज रेफर्ड द पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उसमें पैराग्राफ 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, उसमें बता रखा कि क्या होता है ये। हाँ उसमें ट्राइबल दे रखे हैं जितने भी हैं सारे, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है कुछ ट्राइबल, अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, मतलब छोटे छोटे ट्राइबल हैं, उनकी अलग खुद की परंपराएं होती है ना उनकी, इसीलिए। रिलेशन टू द अमीन डीवी आइलैंड, अमीन डीवी आइसलैंड, अमनदीव, अमनदीव है ना, अमीन दीव, जो भी है। ईस्टर्न गोदावरी, वेस्टर्न गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, एंड एप्लीकेशन टू दिस कोड शैल बी without prejudice to the application of any rule regulation for the time being forced in such island agencies to such a union territory as case may be relating to the application in this code। एप्लीकेशन दे सकते हैं इसमें, इनमें, और इसको वो कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी टेरिटरीज होती है भारत सरकार के अंदर चलती है वो। सर इसमें अमनदीव छपा है, वैसे दमनदीव होगा। दमनदीव है, हाँ दमनदीव, दमनदीव होगा फिर। कोई बुक भी रखना भाई, ये भी मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है ऑनलाइन, सही गलत हो सकता है भाई ये। नहीं सर अमनदीव यही सर, अमनदीव यही सर, अमनदीव आइसलैंड, वही सही लिखा है इसमें। जी जी सर वही लिखा है। ठीक है, अब इसकी लगभग 20-25 डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को समझेंगे, ये वर्ड बार बार फिर पूरे उसमें यूज होंगे। आज कोशिश ये करेंगे और इनके बारे में सब अपने अपनी वो भी देना, वो भी बताना, ठीक है, कि ये है नहीं है, दिस सो एंड सो एंड सो एंड सो, जो भी है डेफिनेशंस इसमें, अनलेस देयर एनीथिंग द डिपिक्टेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट। कुछ ये वर्ड है, इनकी डेफिनेशंस क्या है। देखो हर एक्ट ने हर वर्ड की अपनी एक डेफिनेशन बना रखी है। सेम डेफिनेशन आपको वहां मिल सकती है, कहाँ पर, बीएनएस में, और सेम डेफिनेशन आपको बीएनएसएस में मिल सकती है। चाइल्ड है, वहाँ भी चाइल्ड है सेम, तो रेफर कर देते हैं कि यहाँ पे ये, यहाँ पर ये है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उसकी डेफिनेशन उस एक्ट में अलग है और वहाँ दूसरे एक्ट में अलग है, इसलिए हर एक्ट में कुछ जो वर्ड होते हैं उनकी डेफिनेशंस वो अपने आप से खुद देते हैं। तो इसमें 20-25 वर्ड हैं, ये इनकी डेफिनेशंस आज हम पढ़ लेते हैं।
पता लग जाएगा क्या क्या होता है। कोड इंक्लूडिंग रूल्स, कोड का मतलब होता है रूल्स करना, रूल बनाना। तो जैसे हम कोड ऑफ पहले नहीं पढ़ते थे, है ना, CRPC, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड वो था। IPC, इंडियन पेनल कोड। CPC क्या है ये, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बोलते क्या है हम, कोड CPC यानी बोल। कि संहिता। हाँ, लिखा ना, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब देखो CPC बोलते हैं, कोड का तो चलो ये वाला C हो गया, तो यहाँ तो P होना चाहिए ना, प्रोसीजर। लेकिन यहाँ क्या है, होता है CCP होता, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। लेकिन नॉर्मल भाषा में क्या बोला जाता है, CPC। हम बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड नॉर्मल भाषा में, पर वो गलत बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। इस वर्ड को एक बार मैं सिविल कोड में था, नई नई सी कोई लड़की थी, उससे ऐसी आई थी अपीयरेंस के लिए, बैंड लगा रखा था नया। तो 10 साहब ऐसे मजे ले रहे थे, खाली कोर्ट था, 11 11 साढ़े क्या नाम, सिविल कोर्टों में भीड़ होती नहीं है। तो और डेट वेट लेना आई होगी, कुछ बोल रही थी, कह रहे अच्छा मैडम, वैसे बोलते नहीं है जज, कोर्ट खाली था इसलिए, 2 4 ही वकील थे। हाँ तो मैंने बताओ CPC की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या CPC वर्ड सही है या गलत है। वो कह रही थी मुझे नहीं पता, एक बार में बच गई वो, मुझे नहीं पता चला, भाग गई वो कोर्ट से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि होता क्या है, बोलते क्या है और है क्या, सही तरीका से। अब आता है डिक्री। ये बहुत ही जेन्युइन वर्ड है और इसके ऊपर सारा गेम चलता है। कोई बताएगा डिक्री क्या होती है। सिविल में पहले जजमेंट आता है, डिक्री आती है, डिक्री आती है, जजमेंट आता है। जजमेंट आता है सर सर पहले पहले, बाद में डिक्री डिग्री आती है। आती है। अभी हम इसमें डिक्री भी पढ़ेंगे, और डिक्री भी इसमें 3 4 प्रकार की डिक्री है। जी सर वही कहने वाली थी मैं से, इसमें तीन तीन तरीके की होती है। डिक्री हो, हाँ, अलग अलग होती हैं। एक तो होता हाँ, एक तो परमानेंट पहले डिक्री जजमेंट, होती एक है, जजमेंट से पहले आइडेंट, कर देते हैं, एक एक परमानेंट वाली होती है, और एक होती है जजमेंट के बाद जो परमानेंट होती है, वो एक जजमेंट से पहले होती है। हाँ, एक स्टार्टिंग में ही मिलती है, जी मिल जी, जाती स्टार्टिंग में ले लेते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में एक ऑर्डर कर देते हैं ना, ये उस चीज को, वो भी एक तरीके से डिग्री होती है। स्टे वाली जो कर देते हैं कि भी इसको एज इट इज रखा जाए जब तक केस फाइनल नहीं हो, वो भी डिक्री होती है। हाँ हाँ हाँ, वही 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 प्रारंभिक डिग्री। हाँ, मान लो कोई सूट डाला चल रहा है, रिजेक्ट कर दिया, वो भी डिक्री हो जाती है। जी तो ये इसको डिक्री को भी समझने के लिए बड़े ही वो है, क्या नाम है, माइंड चाहिए। पहले तो मैं डिग्री बोलता था, डिग्री, फिर बाद में ये जी को खा के मैंने सी करा, डिक्री। ठीक है, तो ये डिक्री है। जैसे वहां पनिशमेंट मिलता है, किसमें, क्रिमिनल में, यहाँ पे क्या मिलती है, डिक्री मिलती है सिविल में। अब देखो, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन adjudications which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all any of the matters in the controversy in the suit, may be either preliminary and final। ये आ गया, देखो ये वाला वर्ड। एक कौन सी डिग्री होती है,
ये वर्डों को मैं बार बार जो लिखूंगा ना, इसलिए लिखूंगा कि मुझे याद हो जाए। आपको याद हो ना? प्रारंभिक। एक डिग्री कौन सी हो गई? प्रीलिमिनरी डिग्री हो गई। प्रारंभिक जी। ये कौन सी डिग्री है ये बता देते। प्रारंभिक। अरे प्रारंभिक भी तो क्यों चाहिए, क्यों है, क्यों पास करी कोर्ट ने? देखो, मान लो एक ये खाली प्लॉट है, ये प्लॉट है एक्स का, लेकिन वाई आया, ये एक्स रहता है मान लो गुरुग्राम में, गुरुग्राम, गुड़गांव, वाई रहता है दिल्ली। अब जो है एक्स ने वाई से बोला कि भाई ये मेरा प्लॉट है तेरे घर के पास में, इसका ध्यान रखना, क्योंकि गुरुग्राम में इन्हें जमीन ना खरीद के जमीन खरीदी दिल्ली में एक्स ने, और वाई को बोल दिया। वाई ने क्या काम किया, ठीक है भाई, वो बोला यार मैं, मेरा तो घर पास में ही है, मैं इसको साफ कर लूं, कर ले भाई, इस प्लॉट को साफ कर ले तू। बोला यार ऐसा करता हूँ, 4 दीवारी लगा देता हूँ मैं अपने पैसे से, जब होगा तो ईंट वींट का तो हिसाब कर लेना, इसमें मैं टीन डाल लेता हूँ, तो मेरी यहाँ पे ना बाइक वाइक खड़ी हो जाया करेंगी, तू तो यहाँ जब बनाएगा खाली कर दूंगा। वाई ने जो है इस पे क्या किया, टीन वीन डाल के अपना रहने लगा। साल 2 साल 3 साल बीत गई। एक्स जो था सोचता था भाई मेरा दोस्त है, वाई है, जानकार है, वो तो उन्हें उसके कब्जे में तो है, कोई बात नहीं। भाई एक दिन एक्स को पता लगा कि वाई ने तो ट्रक मंगा लिए, रोड़ी बजरपुर सीमेंट ईंट रोड़ा सारी चीज, और इस प्लॉट की नींव नींव खुदवा के पिलर भरवा दिए इनने तो भाई। किसने? वाई ने। क्यों? क्योंकि एक्स जो है 2 साल से 3 साल से आया ही नहीं अपने प्लॉट पर देखने, बात भी नहीं की इसने। बोला अब तो भाई एक्स आएगा नहीं, पता नहीं जिंदा मर गया, जो भी एक्स वाई जेड है। अब भाई जैसे इस पे काम चलने लगा, किसी ने बताया एक्स से भाई तेरे मकान को तो वाई बना रहा है। वाई भाई भागा सीधा यहाँ पे, पहले पुलिस के पास गया, वो जो मैंने बताया कंप्लेन करी कि मेरा मकान है ऐसे ऐसे कब्जा करा, पुलिस वाले बनाए वो भाग यहाँ से, सिविल मैटर है भाई, कोर्ट जा तू। अब जो कोर्ट गया एक्स, उसने भाई प्रेयर मांगी कि जी प्राइमरी डिग्री पास करो, पहले तो प्रीलिमिनरी डिग्री पास करो, जैसा है अभी ऐसा रहना चाहिए, इस पर जो है काम ना बने, बिल्डिंग ना बना ले, क्योंकि जमीन मेरी है, पेपर ये है, पहले ये प्रूफ करे कि इसका ओनर मैं हूँ, मालिक जी इस खाली प्लॉट का। तो ये सबसे किस पहले तो वो ऑथोरिटी प्रेयर करेगा कि उस काम को रोक दिया जाए, बाकी बाद में वो प्रॉपर्टी किसकी है ना किसकी है वो है बाद की बात, पहले वो काम वो रुकवाएगा, बात की उसके लिए बात, पहले डिग्री काम खारिज करवाएगा। हाँ, उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री। बात समझ में आई? क्या है ये प्रीलिमिनरी डिग्री? एजिटिव काम जो जैसा है उसको ऐसे की ऐसी रोक दिया जाए, ना कम ना ज्यादा, कम हो वो ठीक है, हटा ले ठीक है, पर अब उस पर काम नहीं बनना होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर प्रसाद जिस मकान में रह रहे हैं, इस मकान में मकान मालिक नहीं रहता भाई, पेशे से वकील, कोर्ट के सारे दाव पे समझ गई, प्रसाद जी समझ गई। इन्होंने क्या काम करा, मैडम से बोला जिसका वो मकान है, अनु जी ऐसा जी बिल विल जमा करते हैं हम लोग, दिक्कत होती है, आप ऐसा करो मीटर लगवा लेते हैं, कागज दे दो। अरे बेटा ऐसा है, मैं क्या बुढ़ियाट में धक्के खाऊंगी, मीटर तुम ही लगवा लो। प्रसाद जी ने क्या काम करा, एक रेंट एग्रीमेंट बना, रेंट एग्रीमेंट के बेस पर बुढ़िया पे साइन वाइन करवा लिए। अब गई बिजली विभाग में,
उन्होंने बिजली विभाग को 1000 रुपये दिए, भाई मीटर लगा दे, पर मैं रेंट एग्रीमेंट नहीं लगाऊंगी इसमें। कह रहा ठीक है हम लगा देते हैं, 1000 रुपये में दिया, इन्होंने मीटर लगवा दिया अपने नाम से। अब ये रह रहे हैं जी आराम से बिंदास होके। अब मकान मालिक आया, नू जी भाई बिल तेरा, करा तेरा थोड़ी है मकान, तो मेरा। प्रसाद जी बोले ओए आई एम एडवोकेट सो एंड सो, और ये मकान मेरा भाई, देख मेरे नाम से बिल लगा हुआ है। करा खाली कर, पुलिस में जा रहा हूँ। पुलिस से बोला जी वकील साहब ने मेरा मकान तो कब्जा कर लिया। पुलिस बोला भाई सिविल मैटर है, हम कोई ट्रेसपेस पास का नहीं कर रहे केस पे, भाई यहाँ से भगा दिया। वो बुढ़िया बेचारी जितने पूछ रही थी, इतनी देर में तो रात में प्रसाद जी ने एक ड्राफ्ट बनाया बढ़िया सा, सुबह कोर्ट में 11 बजे पेश कर दिया और 12 बजे पेश हो गई। जनाब ऐसे ऐसे इस मकान में मैं रह रही हूँ, इतने साल से रह रही हूँ, देखो जी बिजली का बिल मेरे नाम पे, आधार कार्ड मेरे नाम पे, सब चीज मेरे नाम पे है जी। और इसमें जो अभी किसका है वो बाद की बात है, जैसे मैं इसमें रह रही हूँ ऐसे ही रहती रहूं, ये वाला ऑर्डर पास करो पहले। तो जज साहब ने बोला भाई देखो हमारी कोर्ट की वकील साहब इतना तो करेंगे भाई वकील साहब की, तो वकील साहब के लिए एक ऑर्डर पास कर दिया। अब ऑर्डर पास किया है, डिक्री पास करी वो। डिग्री? हाँ, कौन सी डिग्री पास करी? हमारे रहने की पहली डिग्री, जो फर्स्ट पार्ट, जो किसी भी बात प्रीलियम। शुरुआत में पारित कर दी जाती है डिग्री। प्रीलिमिनरी। हाँ जी, प्रारंभिक वाली पास कर दी। मतलब जैसे ये रह रही है ऐसे ही रहती रहेगी, फुल एंजॉय करेगी गुड़िया, बाद में करती रहेगी। 10 साल 15 साल तक केस चलेगा, तब हाँ, तक वो प्रसाद वो सूट डलेगा, सूट चलेगा, उसमें जो डिसाइड होगा वो अलग रहा। ये तो प्रारंभिक डिग्री है जो डलते ही पारित हो जाती है किसी एक के पक्ष में। तो इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री हम लोग। अब दूसरा क्या है, फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री में भाई बुढ़िया आई, उन्होंने अपना जवाब दिया, स्टेटमेंट हुए, गवाही हुए, बुढ़िया के कागज आए, हमने कोर्ट ने क्या नाम है समन करा, तहसील से बुलाया, भाई रजिस्ट्री लेके आओ, रजिस्टर लेके आओ। कभी क्योंकि ये प्रसाद जी थे, कभी ये छुट्टी मार के बैठ गए, कभी एप्लीकेशन लगा दी, कभी जज साहब नहीं आए, कभी उसके वकील के बोला भाई चुपचाप रहे, आज कोर्ट में मत जाइए। ऐसे करके 20 साल बाद में जाके पता लगा, जब प्रसाद जी भी बुढ़े हो गए, आराम से अपना कहीं दूर घर वर बना लिया, तब जाके बुढ़िया से बोले जा बुढ़िया जा, तेरा मकान मैंने छोड़ दिया। अब 20 साल तक फ्री में रह के आए वहां पर। ये केस मेरे पास एक आने वाला है, सेम चीज। अब वो रह रहा है 50 फ्री में रहने का। 50 साल से बंदा रह रहा है। हाँ, वो बताइए तो थे आप, क्या करोड़ का, 300 करोड़ वाला? 300 करोड़ का मकान है वो। मैंने कहा अभी सारे प्रॉपर्टी के कागज सारे ओरिजिनल वो लेके आ, फिर मैं, मुझे कम से कम स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार रुपये दे, फिर मैं खुद से जाऊंगा तहसील वगैरह में, उनको वेरीफाई करा के लेके आऊंगा कागजों को, उसके बाद सूट डालूंगा मैं पक्के हाथों से, कच्चे पे नहीं। अब जो बीच वाला कह रहा है, करा देखो वकील साहब, आप केस जीतोगे तब भी करोड़पति, केस हारोगे तब भी करोड़पति। केस हारोगे, अपोजिट पार्टी 300 करोड़ का मकान है, 10-12 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाएगी, तो आधा आधा बांट लेंगे। यदि ये वाली पार्टी वो कह रही है जी मुझे इसमें से आप 50% दे देना यदि केस जीत जाओ, तो मैंने कि भाई रिस्क बहुत है इसके अंदर, तो बट देखते हैं, पेपर आएंगे। तो आया केस, तो डिस्कस हुआ था, गया था मैं उससे मिलने के लिए। बिल्कुल लास्ट में पता लगा भी ये मकान वाकई में प्रसाद जी ने कब्जा कर रखा था, और ये मकान वास्तव में बुढ़िया का था। बुढ़िया तब तक विदा हो चुकी, उसके लीगल फाइनल डिसीजन के 1 महीने बाद पारित होती है फाइनल डिग्री। हाँ, जजमेंट के बाद। ऐसे ही जजमेंट पहले आता है, जो मैंने सीपीसी में उसमें BNSS में बताया था ना, पहले जजमेंट आता है, उसके 1 महीना बाद में उसका पनिशमेंट आता है। हाँ, 30 दिन का टाइम होता है। हाँ, 1 महीने बाद उसका पनिशमेंट आता है, ध्यान रखना इस चीज का। यानी कि आज उन्होंने
केवल पहले जो जजमेंट आता है कि भाई तुमने ये काम गलत किया, ये सिद्ध होता है। अब उस एक महीने तक क्या किया जाएगा? जज साहब कहते हैं भाई इसका आपको प्रीवियस सजा क्या देनी है। हाँ, और सजा कब देंगे कि जज साहब बोलते हैं कि भाई इसका प्रीवियस रिकॉर्ड लेके आओ कि पहले भी कोई ने ऑफेंस कर रखे नहीं कर रखे, फर्स्ट ऑफेंस है नहीं हो या वो है, पहले भी ये क्या नाम वो हुआ है, क्या कहते कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ इसको, किसी तो में उसको कन्विक्शन है नहीं है कोई चीज। कैलकुलेशन करने के बाद में दे दी जाएगी सारी। एक साल बाद में वो ऑर्डर पास फाइनल जजमेंट पास करते हैं, जो पनिशमेंट होता है। सेम ये डिक्री वाले में भी होता है। तो पहले जजमेंट आ गया और जजमेंट के एक महीने बाद में डिक्री पास होती है। अब डिक्री पास होना सिविल में वो नहीं होता कि वो तुम्हें मकान मिल गया ना, अभी भी डिक्री पास हो। डालना होगा, एग्जीक्यूशन डालना हाँ, पड़ेगा उसका। उस डिक्री को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन डालना पड़ता है। हाँ, एग्जीक्यूशन डालेंगे कि ये डिक्री हमारे पक्ष में पारित हुई है, इसको हमें दिलाया जाए, फिर उसको हम डिक्री को चैलेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते। डिक्री को चैलेंज करने के लिए शायद 3 महीने का टाइम है। अभी आगे पढ़ लेंगे सारा, भी एग्जैक्टली क्यों इतनी अभी से क्यों इनका वो एक्साइटमेंट खत्म कर रहे हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। It shall be deemed to including the rejection of the plan and determination of any question within the section 144 जो इसमें आगे दे रखा है, but shall not be include। क्या क्या इंक्लूड नहीं है? मान लो सूट को रिजेक्ट कर दिया जज साहब ने, तो क्या होगा? ये भी डिक्री मानी जाएगी, ये डिग्री हो जाएगी इसको। और यदि ये सूट रिजेक्ट हुआ, डिक्री मानी गई, तो अब हमें यदि इसको इसको डिक्री को चैलेंज करना है अपील में, तो क्या करेंगे? अपीलेंट कोर्ट में जाना पड़ता है हमें। अपीलेंट में जाएंगे, जो भी हायर कोर्ट होगी। मान लो सिविल कोर्ट से हुआ, सीनियर सिविल से हुआ, तो किसके पास जाएंगे? डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे हम। जी सर, डीजे के पास जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो हाई कोर्ट में जाएंगे। अब विनोद सर एक दिन विनोद सर गए थे, सीपी सिंह का कारनामा, उस दिन कुछ हुआ नहीं था वैसे उस केस में, दूसरे वाले वकील ने हमें वो दिए, जजमेंट दिए हमने, मैंने इसी में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे सूट को रिजेक्ट हुआ, तो अपील कहाँ जानी चाहिए उसको रिस्टोर करने के लिए? हाई कोर्ट में। मैंने 2 जजमेंट लगाए, हाई कोर्ट नहीं गया, इस डीजे साहब के पास ही एप्लीकेशन लगा दी उस सूट को रिस्टोर करने के लिए। पिछले साल जनवरी में एप्लीकेशन लगाई थी, आज तक जज साहब हमसे बात ही नहीं करते, अपोजिट पार्टी से ही बोलते हैं भाई क्या हुआ, जवाब दो, ये करो। दूसरा वकील जो है बहाने पे बहाने कि मेरी बेटी की शादी है, आज मेरी उसकी शादी है, मेरी इसकी शादी है, अभी तक गोली दे रहा है। अब फाइनल उसको लास्ट वार्निंग दी जा रही है अपोजिट वकील को, और मैंने इसी कोर्ट में इस सूट को रिस्टोर करवा के मानूंगा। 84 लाख का केस है, पर पार्टी इतनी हरामखोर है, पैसा ना देती है कभी। लेकिन सीखने को बहुत, दोस्त है ना वो भी, बट दोस्त भी क्या हरामखोर है। सर दो प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग अलग होना चाहिए ना। अरे हरामखोर है, महा हराम। लेकिन ये है, इस केस से सीखने को बहुत मिला मेरे को, क्योंकि बहुत स्टडी करी मैंने। ठीक है भाई, तो रिजेक्ट यदि कोई सूट होता है तो वो भी डिक्री मानी जाती है। अब यदि ऐसा कोई सूट रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट भी बताऊंगा इसी में, ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट होता है, इसको हम 7-11 कहते हैं। ये ऑर्डर होता है और ये होता है रूल, 7-11 के नाम से इसको जाना जाता है। ऑर्डर 7 का रूल 11 में रिजेक्ट कर दिया जाता है। 11 में भी A, B, C, D, E, F, G ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं।
तो किस पॉइंट से कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, सारा है इसके अंदर, उस सूट को हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो मुझे 7, 11, ये 11 जो इतना सब नॉलेज हो गई ना, इसीलिए हो गई कि उस केस के लिए मुझे उस टाइम पढ़ना पड़ा था बहुत। चलो, तो अब यदि आपको क्या कहते हैं, सूट हमारा सिविल का रिजेक्ट हो गया, तो आप क्या बोलोगे ये कि भाई ये क्या हो गया, डीम्ड टू बी डिग्री कहते हैं। वैसे डीम्ड माने दिखता है, जो लिखा ना, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्ट ऑफ ए प्लान, तो वो भी भैया डिग्री मानी जाएगी। जज साहब ने मेरे को किताब देके पढ़ाया था फर्स्ट डेट पर, तो मैंने भी जो उनको जजमेंट दिया था ना वो वाला, चुप लगा के जज साहब की नोटिस कर दिया था पूरी पार्टी। ठीक है, अब देखो क्या क्या डिग्री में नहीं होगा। एनी एजुकेशन from which an appeal lie as an appeal from the order। कोई ऑर्डर की यदि हम कोई अपील है, कोई ऑर्डर हुआ है केवल, उसकी अपील में जा रहे हैं, तो उसको डिक्री नहीं माना जाएगा। ऑर्डर है, कोई डिक्री नहीं है। ऑर्डर कैसे कि जैसे तुम्हारी कोर्ट फीस कम है, तो जज साहब ने ऑर्डर सो एंड सो डेट को बोला कि प्लीज कैलकुलेट योर कोर्ट फीस एंड सबमिट द रिमेनिंग कोर्ट फीस, तो ये डिक्री नहीं है, ये ऑर्डर ही माना जाएगा। और यदि हमारी सही है, सब चीज़ है, और हम अपील में जा रहे हैं, तो वहाँ ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, डिक्री को चैलेंज नहीं करेंगे, तो डिक्री नहीं माना जाएगा। एनी ऑर्डर ऑफ द डिसमिसल ऑफ इन फॉर डिफॉल्ट, कोई ऑर्डर हुआ है कि डिसमिसल फॉर द डिफॉल्ट है, तो उसको भी डिक्री नहीं मानी जाएगी। किसी डिफॉल्ट के कारण तुम्हारा सूट डिसमिस हो गया, रिजेक्ट नहीं है, किसी डिफॉल्ट के कारण, जैसे पार्टी नहीं आई, एब्सेंट हो रही है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 ना वकील साहब पहुंच रहे, ना जज साहब पहुंच रहे, सॉरी वकील साहब पहुंच रहे, ना पार्टी पहुंच रही, कोई नहीं। किस साइड से, प्लेंटिव साइड से इनने केस फाइल किया है, और वहाँ केस को डिसमिस कर दिया, तो वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। और सूट को रिजेक्ट कर दिया, तो वो डिक्री मानी जाएगी, डीम्ड टू बी डिक्री, अगर लुक लाइक के डिक्री मानी जाएगी। और डिक्री जो होती है वो अपीलेंट कोर्ट से ही रजिस्टर होकर आती है, अपील में जाती है। लेकिन कोर्ट जो होता है हनुमान जी हैं, हमें हनुमान जी की पावर को जगाना होता है, उसको जगा दो जनाब, लॉर्डशिप ये आपकी पावर है, ये अथॉरिटी है, सो एंड सो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहता है, तो जनाब आप भी कर सकते हो। हनुमान जी की तरफ जग जाएंगे, धूम 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 डिक्टेट करेंगे, स्टेनो लिख देगा। चलो आगे बढ़े, इतनी बात जी समझ सर। में नहीं आई। आगे सर। आगे बढ़े, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है डिक्री के बारे में। ए डिक्री इज प्रीलिमिनरी when the further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when the adjudications completely dispose of the suit. It may be partly preliminary or partly final. यदि सूट के स्टार्ट होने पर ही डिक्री पास होती है तो प्रीलिमिनरी डिक्री होती है, सूट के फाइनल होने पर डिक्री पास होती है तो फाइनल डिक्री पास होती है। ठीक है, भी फाइनल होती है। और कई बार जो स्टार्टिंग वाली है वो कह देता है कि भाई इन चीज़ों को तुम उठा लो, तो और कुछ को छोड़ दो, पार्टली भी हो जाता है। हाँ सर, वही मैं कह रहा था कि तीसरी डिग्री भी तो होती है जो बीच में पास होती है। हाँ, मतलब उससे थोड़ा ऊपर, फाइनल से थोड़ा पहले, बीच में भी डिग्री पास। हाँ, फाइनल से थोड़ा पहले, तो वो किसी चीज को कलेक्ट करने के लिए हो सकती है, या हाँ, तो उसका सीमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो सीमेंट के कट्टे वहाँ पड़े हुए हैं, भाई ऑर्डर है कि यहाँ से कोई चीज़ ना उठाई जाएगी ना रखी जाएगी। अब सीमेंट बारिश हुई तो सीमेंट के कट्टे तो खराब हो जाएंगे। हाँ, तो वो उसकी पारी करवा लेगा, ऑर्डर पास करवा लेगा अपने में, तो सर मेरा सीमेंट खराब हो जाएगा, इसके लिए आदेश कर दिया जाए।
इसको मैं उठा के कम से कम किसी दुकान वाले को बेच देता हूँ या अलग रख देता हूँ। हाँ, वो बीच में किसी और वैसे किसी फैक्ट के लिए भी करी जा सकती है, कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, कोई उसके लिए भी हो सकती है। बिल्कुल सही। आएंगे, सारे आएंगे, हाँ, बहुत डिटेल में। या जैसे कोई गवाह भी होता, कई बार किसी को बुलाने के लिए डिग्री पारित करवाते, वो नहीं आता है तो भाई इसमें 158 सेक्शन है, 51 ऑर्डर है और 8 शेड्यूल है, ठीक। और 51 ऑर्डर के जो रूल है, किसी में तो 100 रूल है, किसी में 91, किसी में 8 रूल, किसी में 20 रूल, किसी में 10 रूल। तो ऑर्डर इतना, रूल इतना, और रूल के भी सब सेक्शन भी हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही बार पढ़ा है, बट मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया था। और थोड़ा बहुत तो आप देख रहे हो, थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, फेल नहीं कर सकते। चलो, डिग्री होल्डर कौन होता है? इसको कहते हैं DH, डिग्री होल्डर। जिसके पक्ष में डिग्री पारित की जाती है वो होता है डिग्री होल्डर। अब एक बात बताओ, प्रसाद जी ने उस ओल्ड गुड़िया पर, ओल्ड लेडीज पर केस करा कोर्ट में। इसने क्या करा, प्रिलिमिनरी डिग्री ले ली, मस्त होकर रह रही है, 20 साल तक केस चला। केस किसने किया था? प्रसाद जी ने किया था कोर्ट में। लेकिन 20 साल बाद में ये जो ओल्ड लेडीज थी, ये केस जीत गई। अब डिग्री जो है, जिसने केस करा उसको मिला, कोर्ट फीस किसने पे करी? प्रसाद जी ने। लेकिन डिग्री किसको मिली? लेडीज को। हाँ, अब क्रिमिनल में क्या होता है, या तो सजा होगी या उसको छोड़ दिया जाएगा, बट विक्टिम को कुछ नहीं होगा, क्रिमिनल। लेकिन सिविल में क्या है, ये भाई जिसने केस किया वो भी हार सकता है और जिस पर केस किया वो भी जीत सकता है। अब इसमें क्या हुआ, बाद में फाइनली 20 साल बाद वो लेडी जीत गई। तो एक डिग्री पास हुई इन द फेवर ऑफ ओल्ड लेडी। वही डिग्री होल्डर होगा, जिसके भी पक्ष में डिग्री पारित हो जाएगी। तो ये जो गुड़िया है, अब ये डिग्री होल्डर हो गई। अब ये जो प्रसाद जी हैं, ये हो गए JD, जजमेंट डेप्टर जी। वो भी अभी आएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, तो इसमें जरूरी नहीं कि जो केस डालेगा वो ही जीतेगा ना। इसने तो पता था, प्रसाद है भाई, पता था पहले से ही। मैं तो, मेरे पास कहीं नहीं, मैंने तो बिजली का बिल, आधार कार्ड ये तो बनवा रखा है शायद उस पे। अमेजन से क्या नाम है, जोमेटो के बिल दिखा रही है जी, देखो जी मैं तो 20 साल से यहीं पे मंगा रही हूँ, यहीं पे खा रही हूँ, ये मेरा घर है जी। भाई साहब, ऐसे ऐसे करतूत बता दूं मैं दिल्ली में। एक व्यक्ति ने किसी के मकान पे कब्जा किया, कैसे करा, वो जोमेटो पे कॉल करता, एड्रेस वो देता, उस मकान के सामने जाकर खड़ा होकर जोमेटो से वो लेके आ जाता था पैकिंग करा के। फ्रिज ऑनलाइन खरीद लिया, बैग, साड़ी, और पिछले 1-1.5 साल से यही खरीदता रहा ऐसे करके, मकान पे कब्जा करने के लिए। और आधार कार्ड उस मकान का बनवा दिया, अपना पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा दिए, मकान मालिक को पता ही नहीं। और एक FIR कराई जी, मैं कहीं जा रहा था, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ प्रॉपर्टी के पेपर थे, ये थे वो थे, उस मकान को पूरी डिटेल में खोल दिया, उस मकान के पेपरों को, कि मेरा मकान सो, इसके ओरिजिनल पेपर थे, ऐसे ऐसे थे, मैं वहाँ जा रहा था, वहाँ पे किसी ने गुम हो गई थी, कंप्लेन कर दी थाने में। अब बंदे ने मस्त होके एक सूट डाला उस मकान के अगेंस्ट में, जोमेटो के, ये मेरा उसका, ये मेरे इसका, ये मेरे उसका, और 2-4 उस मकान के सामने जाके सेल्फी वेल्फी लेता था, फोटो वोटो खींच लेता था,
और जोमेटो से लेता हुआ उस गेट के सामने खड़े होके किसी से वीडियो बनवा लिया, किसी से कुछ, एक फिल्म भी है साउथ की सेम ऐसी है ये, और उसने उस पर केस सर डाल दिया। अभी तक तो आपने मर्डर, ये हत्या ये सिखाया था, अब सिखा रहे हैं कि दूसरे की प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा करना है। बिल्कुल भाई भाई, मर्डर करोगे, मर्डर तो वो कहाँ जाकर उसके लिए इलीगल प्रॉपर्टी की पूछेगी। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि लोग कैसे कैसे करतब करते हैं दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। ठीक है जी, तो उसने क्या करा, वो सारे बनाए, केस कर दिया। अब जज तो जज है, कहेगा भाई सारे तो इसके एविडेंस तो हैं, पेपर की मैं एफआईआर भी कर रखी है कि पेपर कहीं खो गए हैं। केस कर दिया भाई, दूसरा वाला भी जाता है अपना जवाब देता, 20 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक केस चलता है। अब जो मकान मालिक होता परेशान हो जाता है, बोला भाई तू क्या चाहता है ये बता। कह रहा भाई तेरे मकान कितने का है? मैं भाई 1.5 करोड़ का है। तो ऐसा कर, तो मेरे को 20 लाख रुपए दे, मैं केस वापस ले लेता हूँ। 2-3 साल लड़ने के बाद में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए उससे लेके खत्म कहानी। फिर वो दूसरे मकान पे कहीं ऐसी कब्जा करता, दूसरे किसी एरिया में चला जाता है। ये भी एक बिजनेस है भाई। लड़कियों लड़कियां शादी करके एलिमनी मांगती हैं, वो तो एक अलग बिजनेस है। ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है, मकानों पे कब्जा करने का, पैसे लेके सेटलमेंट करने का। अब तुम लोग कर बोलोगे सर पहले उधर ऐसी बातें बताते हो, सिविल में भी ऐसी बातें बता रहे हो। सिविल के सूट ही सीट पे डलते हैं सर। इसमें केस फाइल नहीं होता, बनने के लिए ध्यान नहीं, रखना। तो सिविल में सूट ही क्यों आएंगे। हाँ, इसमें केस फाइल इसमें नहीं सूट होता है, डलते हैं सूट। ध्यान रखना। केस फाइल कभी नहीं होता इसमें, सूट फाइल होता है, सूट। और जो सूट फाइल करता है, केस करने वाले को प्लेंटिफ कहते हैं। वैसे आगे डेफिनेशन है, उसमें बता दूंगा, चलो। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है। जूरिडिक्शन होता है, सिविल जूरिडिक्शन जो होता है, इसकी ओरिजिनल जो जूरिडिक्शन होती है, जिसको ये जहां जमीन होती है, ध्यान रखना। मेरी जमीन है मान लो दिल्ली में, और जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरी जमीन है दिल्ली के भी उसी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में केस फाइल होगा। ये मैं ये नहीं कर सकता कि भी जी मेरी सर। जमीन मैं दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, साउथ डिस्ट्रिक्ट में जाके केस फाइल कर दूं। वो केवल भाई मैट्रिमोनियल केसों में नहीं, ही होता है। ये प्रॉपर्टी वाला होता है, वो तो अलग है, उसमें सिर्फ क्रिमिनल में अलग रहा वो चीज। हाँ, क्रिमिनल में जहाँ ऑफेंस होता है वहां पर, लेकिन आजकल 0 सिविल का एफआईआर सूट जो डलेगा वो डलेगा जिस एरिया में प्रॉपर्टी होगी उसी के जहाँ जगह, वो, उसी जगह जहाँ जिसके अंडर वो प्रॉपर्टी आ रही है। हाँ हाँ, जिस मजिस्ट्रेट ठीक की है। सीमाओं में, जिस डीजे की सीमाओं में प्रॉपर्टी है। ये उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं की जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है वहीं पे केस पड़ेगा। लोकल लिमिट्स होनी चाहिए। ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट तो पूरे स्टेट का होता है। पूरे स्टेट का जो ओरिजिनल है वो पूरी स्टेट के लिए होती है। ठीक है, जूरिडिक्शन का बड़ा वो होता है भाई साहब। मैं बड़ा एक केस में, भगवान है कि जज साहब ने अलाउ कर दिया, बहुत सीखा मैंने जूरिडिक्शन के चक्कर में। चलो, फॉरेन कोर्ट क्या होते हैं? फॉरेन कोर्ट तो आपको पता ही है। ठीक है, जो मीन्स द कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया, नॉट एस्टेब्लिश्ड कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उसको हम फॉरेन कोर्ट कहते हैं। सिंपल है। फॉरेन जजमेंट आपको पता ही है, फॉरेन कोर्ट से कोई भी जजमेंट पास होता है वो हम इंडिया में जो पढ़ेंगे करेंगे उसको वो मतलब फॉरेन जजमेंट माना जाएगा। क्या फॉरेन जजमेंट को हम इंडिया में एप्लीकेबल कर सकते हैं? इंडिया में साइटेशन दे सकते हैं फॉरेन जजमेंट की? हाँ या ना? सर इसमें
सर इंडिया का लॉ तो इंडिया के हिसाब से चलता है। लेकिन यदि कोई इंटरनेशनल इशू पे बहस चल रही है सुप्रीम हाँ, कोर्ट में, आईआर से होता है। हाँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यदि इंटरनेशनल इशू पर कोई केस चल रहा है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर, सरकारी वकील क्या होता है, ठीक है। अब क्रिमिनल में तो हमने पीपी साहब पढ़े थे या एपीपी साहब पढ़े थे। अब यहाँ गवर्नमेंट प्लीडर, वही वाली बात है, सेम वही है। जैसे मान लो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट प्लीडर कहे जाते हैं। अभी जैसे आज जैसे मेरे कोर्ट क्या नाम, कैट में 7 मैटर लगे हुए थे, तो 7 वकील खड़े हुए थे अपोजिट साइड में, 2 वकील थे हमारी में, हम अपनी साइड में खड़े हुए थे। तो 7 मैटर पे अलग अलग वकील थे, वो सारे के सारे। मेरा काम सारा हो जाता, आज ही केस ही खत्म हो जाता, डिस्पोज ऑफ हो जाता। जज साहब कह रहे मैं डिस्पोज कर देता हूँ, लेकिन 6 जो वकील थे वो चुपचाप बैठ कर रहे। एक वकील साहब नहीं लॉर्डशिप, ये वो नोटिस इशू होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसने सारी रेड मार दी। अब जज साहब क्या होते हैं कि भाई जो सरकारी वकील होते हैं ना, उनको कहते हैं गवर्नमेंट प्लीडर थे मेरे अपोजिट में, इनकी बात ज्यादा सुनते हैं वो, क्योंकि आर्मी के एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट में मैंने केस कर रखे हैं वो 7 केस। हम भी चुप लगा गए, फिर कोई बात नहीं, या तो आज खत्म हो जाता, नहीं तो अब 1.5 साल चलेगा, 1.5-2 साल में जाके अब खत्म होगा। कुछ नहीं कह सकते भाई, उनको कहते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। यहाँ पर हम पीपी साहब नहीं कह सकते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेसिंग इम्पोज्ड बाय द कोड ऑन, इसी कोड, इस संहिता के अंदर जो सिविल में कोई ऐसा केस है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डाला है हमने, या गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट में डाला है, तो वहां पर कौन होगा, गवर्नमेंट प्लीडर होता है वो, सरकारी वकील। लेकिन इसका पूरा खर्चा वही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसने अपॉइंट किया हुआ वही देगा। आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर दिस डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, या इस गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन में कोई भी वकील काम कर रहा है तो उसको भी हम गवर्नमेंट प्लीडर ही कहते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि डीएम वगैरह भी अपॉइंट करते हैं कुछ वकीलों को। डीएम का एक अपना पैनल होता है, उनको उस पैनल पे वो लेके आते हैं वकीलों को, और जो उनको लगता है डीएम ऑफिस में इधर उधर जहाँ भी केस पड़ते हैं एसडीएम वगैरह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उनको वो केस दे देते हैं और वो फिर उसको फाइट करते हैं उन कोर्टों में जाके, तो वो भी गवर्नमेंट प्लीडर ही माने जाते हैं। ये जो पोस्ट होती है ये सरकारी होती है और पॉलिटिकल भी होती है, जब तक सरकार अपने भी जिस नेता मंत्री सिफारिश करके डीएम को बोल के बनवा देते हैं, लेकिन जब तक सरकार रहती है तभी तक वो बने हुए रहते हैं। ठीक है जी। अब 7 का ए पार्ट, हाई कोर्ट इन द रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार मीन्स द हाई कोर्ट इन कोलकाता। अंडमान निकोबार का जो वो है कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कहाँ पर है, कोलकाता हाई कोर्ट को ही माना जाता है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट कोलकाता में आते हैं। बी इंडिया एक्सेप्ट सेक्शन सो एंड सो को छोड़कर जो टेरिटरी है ना, इंडिया इंक्लूड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग द, अब जो उसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी जोड़ दिया गया है, पहले नहीं था ये। तो ये जो सेक्शन है इनको ध्यान देना कि इनको छोड़कर, एक्सेप्ट, इनके सिवाय पूरा एरिया इंडिया का माना जाएगा। जज क्या होते हैं, जज वो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, लेकिन वो सिविल कोर्ट के होते हैं, ध्यान रखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट को जज कहते हैं। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं होते, ध्यान रखना, सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट आप सही हो या गलत हो? हेलो
भाई मैंने बोला सिविल कोर्ट में आप गए गाड़ी हो तो ना और आप कह रहे हो सिविल कोर्ट में जाके जी मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पर है। सही हो आप या गलत हो? सर गलत है। यदि वो सिविल में बैठे हैं तो जज साहब है, जज साहब। क्रिमिनल में बैठे तो मजिस्ट्रेट साहब है। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट है, ठीक है। ये ऑर्डर भी हो सकता है कोई, वो भी, उसको भी हम कह सकते हैं, और जो डिक्री होती है वो भी है, उसको भी हम जजमेंट कह सकते हैं। और फाइनल भी हो सकता है और प्रिलिमिनरी वाली भी हो सकता है, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। या तो कोई डिक्री दी गई है जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, जज साहब ने लिखी है क्या क्या है, या ऑर्डर भी हो सकता है, उसको हम जजमेंट ही कहते हैं। जजमेंट डेप्टर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर देते हैं या डिक्री पास होती है, उसको जजमेंट डेप्टर कहते हैं। जो मैंने ऊपर बोला था ना, जीडी साहब जो होते हैं, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, डीएच डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में डिक्री गई है, और जिसके अगेंस्ट में वो ऑर्डर या डिक्री गई है उसको जेडी कहते हैं। तो जब भी एग्जीक्यूशन लगाते हैं यहाँ लिखते हैं एक्स वाई, ऐसे कॉमा लगा के यहाँ कहते हैं, लिखते हैं डीएच, और ए बी यहाँ लिखते हैं जेडी। पहले मैं इसी में कंफ्यूज बहुत रहता था, 6 महीने तो इसी में रही मेरी। जेडी कौन होता है और डीएच कौन होता है, ठीक है। जिसके फेवर में वो डिक्री होल्डर होता है डीएच, जिसके अगेंस्ट में मान लो एक्स और वाई है, यही एक्स और क्या है, एक्स पैसे प्राप्त करेगा, ए पैसे देगा, देने वाला जजमेंट डेप्टर और लेने वाला डिक्री होल्डर। इससे सिंपल भाषा में नहीं समझा सकता भाई। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or order capable to the execution has been made। भाई सिविल की है, लैंग्वेज है, नया नया। यदि कोई चीज मुझसे गलत हो जाए तो बता देना कि सीपी सर आप गलत हो, ये सही है। सर पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं महानदी वर्षा उसे। भाई इसमें सर हमें पता खुद है तो पता हो पहले, तभी तो आपको बताएंगे। नहीं नहीं, अब जैसे भाई मिश्रा पांडे जी हैं, पांडे जी वो सिविल 1 साल से कर रही हैं तो उनको ज्यादा नॉलेज होती है हमसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी है यार। ओके ओके सर। इंसान तो ओके ओके। इंसान से लीगल रिप्रेजेंटेटिव द डिफरेंट पर्सन, प्योरली डिफरेंट, और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव प्योरली डिफरेंट पर्सन। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एनीबडी कैन, कोई भी हो सकता है, एनीबडी। बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओनली एंड ओनली वो व्यक्ति होगा जो इमीडिएटली उस पर्सन का, जिस पर्सन के अगेंस्ट में, जिस पर्सन ने सूट फाइल कर रखा है कोर्ट में, उसका वो होगा। नीचे की तरफ जो चैन चलते क्या कहते हैं, सक्सेसिव। हाँ, सक्सेसिव जो पर्सन होगा उसके आगे, उसके आगे। मान लो इस एक्स ने सूट डाला था ए के अगेंस्ट में, एक्स की डेथ हो गई। अब एक्स के 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं उसके, बॉयज। अब ये चारों के चारों एक्स की जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, ठीक। अब ये चारों के चारों कोर्ट में नहीं जाना चाहते, एक जाना चाहता है, तो ये 3 लोग एक एप्लीकेशन लगा देंगे जी हमारे ब्याह पर जो जी इन चारों में से एक व्यक्ति कोर्ट जाएगा, जो डिसीजन लेगा हमें मानने होगा वो।
ठीक है, लेकिन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे इसके 4 हो गए, ये 4 के 4 बच्चे जो हो गए। मान लो एक व्यक्ति जो एक्स था उसके 4 बेटे, ड्यूरिंग द केस चल रहा है, सिविल सूट है, पता ही 10 साल 20 साल चलता ही है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अब उसकी जगह कोई केस खत्म थोड़ी हो जाएगा, केस खत्म नहीं होगा भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। अभी मैं और भी आगे हम पढ़ेंगे कि भाई इसका पूरा है, ऑर्डर में पढ़ेंगे ना, 110 की जो हम एप्लीकेशन लगाते हैं, ऑर्डर 1 रूल 10, उसमें पढ़ेंगे कि मान लो उसके कोई बेटा भी नहीं है, तो पत्नी आ जाएगी, पत्नी भी नहीं है, इकलौता है, तो कौन आएगा? मान लो एक्स व्यक्ति है, उसका बाप भी नहीं, बच्चे भी नहीं, शादी नहीं हुई, या शादी हुई भाग गई वो लुगाई उसकी, अब कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अब आएगा उसका वही, यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास उसके 1, भाई वगैरह। क्लास 3, क्लास 4, तो उन क्लास के हिसाब से हो सकता है कि उसके फादर के वो 2 भाई हों, उनके जो फादर है, एक्स के जो फादर थे उसके 2 भाई हों, कजन्स ये वगैरह में चला जाएगा। और इसका बच्चा एक ही था, एक्स की भी डेथ हो गई, इसके कोई भी नहीं था, तो अब इसके बच्चे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, इस सूट में एंट्री मार जाएंगे कि जी वो मेरे फादर के भाई का एक बच्चा लड़का था, मैं उसका कजन ब्रदर हूँ, और इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं बनूंगा इस क्लास के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो कोर्ट उसको एडमिट कर लेगा, तो वो बन जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब कहोगे सर ये क्लास क्या होती हैं, आप कई बार कह देते हो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्या होती हैं ये, पता है किसी को? सर ये वर्ग होता है, जी हिंदी में तो वर्ग बोलते हैं। क्लास 1 में वही है ना, क्लास 1 में उसके बच्चे आ जाएंगे, आप पूछ रहे हैं सर? क्लास 2 में उसके आ जाएंगे, तो भैया क्लास वगैरह आ क्या जाएंगे। होती क्लास है, वन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं क्लास तो क्लास वन क्या क्लास पर होता हो है? गया, उसके बाद में क्लास 2, उसके बाद क्लास 1 क्लास क्लास 1 के 2 भाई में तो बहन उसमें वगैरह आ डालते हैं जाएंगे। ना कि जो कौन लीगल हायर है, क्लास 1 है, क्लास 2, क्लास 1 में आई थिंक हाँ फादर वगैरह लीगल की नजर तो रिप्रेजेंटेटिव, रखते हैं। वही तो पढ़ा रहे हैं हम, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ 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 हाँ, अब समझ गई मैं, वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लेकिन मुझे ये नहीं रहना शायद फादर में तो आते हैं कि इस पे आते हैं। चलो वो भी हम पढ़ाएंगे क्लास आपको। 2 में क्लास 2 में आई थिंक सन आता है, बच्चे आते हैं। क्लास 1 में बच्चे आते हैं, क्लास 2 क्लास में 2 में आते हैं फादर मदर। होते आते हैं फादर वादर, कुछ ऊपर चलता है चैन, कुछ नीचे चलती है चैन, वो क्लास 3 में आ जाएंगे भाई बहन वगैरह। कोई तो नहीं। क्लास 3 अरे में फिर कौन आता है? जब जिम्मेदारी ली है विनोद सर ने, तो विनोद सर सब पढ़ाएंगे आपको, कुछ हम कुछ विनोद सर मिल के, है या नहीं है विनोद सर? समझ में आ गया कौन होता है? ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है, इमीडिएटली जो उसके नीचे वाला होता है, मर जाता कोई व्यक्ति, जो इमीडिएटली उसके नीचे होता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसका भी वही है, क्लास 1 क्लास 2 में पूरा एक उसका चार्ट है, मैं सारा समझाऊंगा उसको। इसका मतलब जो लीगल हायर होते हैं वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए फिर। लीगल हेयर ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि लीगल लीगल हेयर। हेयर हाँ जो जब आ जाते हैं ना, कोर्ट में आ जाते हैं, तो लीगल हेयर कहते हैं हम, हाँ, लेकिन वो अच्छा होते बाहर हैं कोर्ट के बाहर रहते तो एलआर। लीगल कोर्ट में देखना भी एलआर कौन है, एलआर, हाँ एलआर सुना है मैंने। एलएच नहीं कहते, एलएच नहीं कहते। हाँ हाँ एलआर बोलते हैं, हाँ, हम एलआर नॉर्मल बोलते भाषा हैं। में लीगल हेयर कहते हैं हम लोग। लीगल हेयर वो वहां तक होते हैं जब वो सर्टिफिकेट बनता है, जो सक्सेसफुल जो सर्टिफिकेट बनाते हैं ना एसडीएम के ऑफिस से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, वहां तक तो वो लीगल हेयर होते हैं।
जैसे ही जो वो, सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो आप सर? हाँ 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 हाँ, कि भाई फादर के लिए बच्चे थे, एक तरीका से क्या कहते हैं उसको, अरे वारिसनामा। हम्म। ठीक है, वारिसनामा जो बनता है कि भाई ये इसके ये वारिस थे, अब हम कोर्ट में हमने दे दिया, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं उसके, वो सब लीगल हेयरी लीगल वो होते हैं, बस उसको करते हैं। ठीक है, ये जो लिखा है ना डिसीज, ये मृतक होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, इसको डिसीज को हिंदी में मृतक कहते हैं। कोर्ट में यही वर्ड यूज किया जाता है, डेथ वेथ नहीं, कि ये तो क्रिमिनल में डेथ वगैरह करते हैं हम लोग, सिविल में और सूटों में या तो कहते हैं पास अवे, या डिसीज। है ना, किसी को बोल दो यू आर पास अवे, पर्सन डिसीज्ड भी आप बोलते हैं, डिसीज्ड पर्सन। लीगल में डिसीज कहते हैं हम इसको। ठीक है जी, मीन्स प्रॉफिट आज का हमारा लास्ट रहेगा, क्योंकि विनोद सर ने बोला कि वो तुम ज्यादा लंबी क्लास खींचते हो, कम खींचूंगा। मीन्स प्रॉफिट के बारे में 2-4 ऑर्डर पढ़ाते हैं बस, वैसे 20 हैं छोटे छोटे, खत्म हो जाएंगे, खत्म ही कर देते हैं चलो इनको। मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, आपको आगे सर ये मीन्स तो नहीं लिखा, बट इसको नॉर्मल भाषा में यही बोला जाता है, मीन्स प्रॉफिट कहते हैं हम इसे। इसकी स्टोरी समझाता हूँ आपको, समझाऊँ या समझाई थी पता सर है आपने, कि, पहले भी समझाई थी सर आपने, थोड़ी थोड़ी सी याद है हमें। चलो पहले बताओ क्या होती है, चलो टाइम वेस्ट नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मीन्स प्रॉफिट जो होता है, मान लो विनोद सर ने सोती बैठ जाती है, एक्स ने क्या करा, ये मकान लिया था, एक्स ने अपने पैसा से सब चीज। अब वाई ने क्या करा, ये किराए पे ले लिया। ठीक है जी, और किराए पे लेने के बाद में इसके 2 पार्ट कर दिए। अब इसने क्या करा, एक पार्ट में रहने लगा, एक पार्ट को किराए पे उठा दिया। सोचो, एक्स जी का सर, मकान, एक्स ने, खुद किराए पे रह रहा है और खुद ने भी किराए पर उठा दिया। नहीं उसको बोला भाई मेरा मकान है, पार्टीशन कर लिया, ये एक्स तो रहता ही नहीं था यहाँ दिल्ली में, वो तो बाहर रहता था। हम्म, और फिर बाद में जो एक्स को पता लगा, भाई ये तो इनने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया। ठीक है जी, क्या कर लिया, जी, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। और एक तो इसने मुझे वो नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, हम्म, और भी देखो, इस बंदे ने किराए पे भी उठा दिया। तो हाँ, तो वो मीन्स प्रॉफिट कमा रहा। जो दूसरे की इनकम, संपत्ति से प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना। हाँ, जो इनकम एक्स की बढ़नी थी, एक तो जो वाई को देना वो तो देना ही था, जो एक्स की इनकम और जो बढ़नी थी, उसको कहते हैं हम मीन्स प्रॉफिट। जी सर। मतलब किसी की प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली पोजेशन में जाकर उससे और पैसा कमाना। जी, रॉन्गफुली पोजेशन में पैसा कमाना। तो पहले तो ये इसने इसके मकान पे कब्जा किया, तो रॉन्गफुल पोजेशन ले लिया इसने। अब किराए पे उठा के खुद पैसे ले रहा है, वो हो गया प्रॉफिट। ठीक, या खुद अपना कहीं और रह रहा है, ये मकान किराए पे दे रखा है, और इसका जो वो हाँ, किसी है और को खुद किराए ले पे दे रहा रखा है। है। मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करो और उससे इनकम कमाओ, उसको कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। अब ये सूट जो डालेगा, कौन सा सूट डालेगा, परमानेंट इंजंक्शन एंड डैमेजेस। जो डैमेजेस है वो मीन्स प्रॉफिट है, वो जो एक तो ये मकान को मुझे दिलाया जाए, और जो और इससे इसने जो, मकान से जो इतने सालों तक जो इनकम कमाई है, वो सारी इनकम विद इंटरेस्ट मुझे दी जाए।
ठीक। उस जी दिन मैंने बताया था कि कोई भी सिविल सूट में यदि हम किसी प्रॉपर्टी पर वो केस डालना चाहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी पर, जैसे कि एक हम कोर्ट में बैठे उस दिन हमारा मैं विनोद सर धोनी थे, बड़ा दिमाग खुला उस दिन हमारा। जज साहब बार बार एक ही बात करे, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, वकील साहब हु आर यू। शुरू में तो 5-7 मिनट तो हम भी कंफ्यूज ही रहे, जब जज साहब ने एक्सप्लेन करने लगे ना उस पार्ट को, तब दिमाग खुल गया, भाई बात तो सही कह रहे हैं। हमने सूट डाल दिया परमानेंट इंजंक्शन का, जी मुझे दिलाया जाए ये प्रॉपर्टी। हमने सूट डाल दिया कि इसकी जो रजिस्ट्री हुई है वो गलत है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्री डाल दिए का सूट डाल दिया हमने। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी, लेकिन ये नहीं बता रहे हम कि हम इसके मालिक कैसे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी, मैं को पार्टनर हूँ इसका। अरे पहले तुम उसके पार्टनर तो वो तो बनो, को ओनर तो बनो। तो सबसे पहले उसको सूट कौन सा डालना चाहिए था? डिक्लेरेशन मालिक दिखाने वाला, डिक्लेरेशन का मैं इसका मालिक हूँ ऑफ द ओनर ऑफ द। पहले तो वो साबित करेगा, पहले तो खुद को साबित करना होगा उसके लिए। पहले तो यही सूट डाल भाई कि पहले मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, फिर बाद में डालेगा कि ये प्रॉपर्टी इसके पोजीशन में है। हाँ तब नहीं, साथ साथ डाल दो सारे सूट, एक ही दिन में एक ही डेट में फाइल कर दो, तो उसके सूट मेंटेनेबल हो जाते हैं। 4 एक तो हमारे सामने डिसमिस कर दिया था, और 3 की और भविष्यवाणी कर दी थी जज साहब ने कि वो 3 भी तुम्हारे डिसमिस हो जाएंगे, क्योंकि तुमने किसी भी सूट में ये नहीं बता रहे हो कि तुम हु आर यू, तुम कौन हो। अरे फादर की प्रॉपर्टी है भैया, सेल्फ सिक्योर प्रॉपर्टी है, कोई भी हो फादर है जिसके मर्जी नाम करके चला जाएगा। क्या तुमने उसमें 1 लाख रुपए लगा रखा है या 20 लाख रुपए लगा रखा है उस प्रॉपर्टी को बनाने में? प्रॉपर्टी को बनाने, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होनी चाहिए, तभी तो तुम मालिक हो उसके। प्रॉपर्टी को बनाने से मालिक नहीं बन जाओगे, यही बोला था जज साहब ने वर्ड। नहीं, जैसे पिताजी खत्म हो गए और आपके नाम पर वो प्रॉपर्टी आ गई, तब ओनर हो, अब ओनर हो। ऐसे थोड़ी ना कि पिताजी आपके, बेशक पिताजी खत्म हो गए तो प्रॉपर्टी आपके नाम अभी तक आई नहीं, पिताजी के नाम ही चल रही है, तो आप उसके ओनर थोड़ी ना हो। उस टाइम तो उसके पिताजी जिंदा थे। तो अभी तो नहीं मानी जाएगी, पिताजी के नाम है प्रॉपर्टी, तो पिताजी ये लड़ सकते हैं, तो या फिर पिताजी आपको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दें। इसीलिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। मीन्स प्रॉफिट के बारे में पता लगा। ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स, है ना, दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन wrongful possession of such property actually received सर might with, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ उस वाले मैटर में ये भी था कि उसके फादर ने उसको ही राइट नहीं दिए थे, बाकी सबको उसके भाई बहनों को राइट दे रखे थे। हाँ वो जो बंदा था ना वो चैनल अपने चैम्बर में बैठ, उसको बेदखल कर रखा था, और उसने उसके लिए जज साहब ने ये भी कहा था कि क्या कभी तुमने कोई को ओनरशिप के लिए कहीं कोई सूट वगैरह डाला, मतलब कभी कुछ ऐसा हमें दिखाओ कि तुमने कोई ऐसी कोशिश की कि भाई तुम इसके को ओनर हो, या ऐसी कोई कोशिश की तुमने कभी? तो वो भी उसने कभी नहीं कर रखी थी, तो उसने को ओनरशिप के लिए भी नहीं डाला था बेदखल। जैसे अगर मान लो बाप मर जाता तो निश्चित रूप से सारों के उसमें आ जाता, तो निश्चित रूप से सबके उसमें आ ही जाता ऑटोमेटिकली जो भी उसके बच्चे थे। बट बाप ने जिंदा रहते ही, है ना, उसको एक तरह से हटा दिया था प्रॉपर्टी से, बेदखल करके। उसके बाद वो अब लड़ रहा है। लेकिन हाँ, तो जज साहब ने ये कहा था कि मतलब बेदखल कर भी दिया तो तुम तो अपनी तरफ से को ओनरशिप के लिए सूट तो डालते कि मैं भी इसका मालिक हूँ, मतलब मेरा भी इसमें हक है। बेदखली के अगेंस्ट नहीं गया वो। हाँ जी, तो उसने जब ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की, तभी जज साहब बार बार कर रहे थे हु आर यू, मतलब उस दिन तो कमाल ही कर दिया था जज साहब ने। अरे मैं तो बाद में बैठा हूँ, हर बड़े मस्त है। लेकिन सर कभी कभी भगवान भी कहता है कि जो मतलब जो टिपिकल चीज है जो हम कभी नहीं सोच सकते थे इस मामले में, जज साहब ने चुटकी में सिखा दी। हाँ बिल्कुल, वो उस दिन बड़ी अच्छी क्लियर था, बहुत अच्छे से क्लियर। ये हमें समझ आया कि सिविल सूट अगर डालना है
किसी को भी या करना है तो ये सबसे बेसिक चीज है कि यू मस्ट बी द ओनर। या आपने कुछ ऐसा किया हो, कभी अपना डिक्लेरेशन की हो, कोई दावा पेश किया हो, कम से कम दावा तो पेश किया होता, उसने दावा भी पेश नहीं किया था। ये है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कोइंसिडेंस था कि हमें इतनी बड़ी बात सीखने को मिली सर। ये बात हाँ सर, ये ऐसी बात थी। ये पर राजपूत हाँ, जी इतने पुराने एडवोकेट हैं और राजपूत जी, उनको वो वही तो सुन रहे थे, उन्हीं के ऊपर तो फायर हो रहे थे जब तक। 26 साल की प्रैक्टिस थी, उनको नहीं पता कि पहले करना क्या, सारे सूट उन्होंने डाले। मुझे बताओ। हाँ, तो ये जो है बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक उनकी साइड से थी, और हम लोगों ने उस दिन इस चीज को 5, 10, 15 मिनट में सीखा। बहुत अच्छी है। चलो, मीन्स प्रॉफिट आपको पता लग गया ना, जो मैंने एग्जांपल दिया था वही होता है मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो आपको पता ही है। फसल वगैरह जो होती है, क्रॉप वगैरह होती है, जो काट देते हैं जमीन से, जो अलग एक जगह होती से है, दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर कैन बी डिक्री, डिक्री मान सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसली और किसी भी ऑर्डर को डिक्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोड विच इज नॉट डिक्री। कोई फॉर्मल डिसीजन है, नॉर्मल कोई डिसीजन दिया है, मान लो कोई ऑर्डर कर दिया कि तुम अपने डॉक्यूमेंट जमा करोगे कोर्ट में, तो वो उसको डिक्री नहीं माना जाएगा सिविल में। जैसे आपने ऑर्डर करा कि भाई जैसे एजिटीज है ना, ये वाली बिल्डिंग ऐसी ही रहेगी, तुम इस पे काम नहीं करोगे, जैसा है सामान सबको ऐसे ही रखे रहना है, वो डिक्री मानी जाएगी। ठीक है, और जैसे आपने ऑर्डर करा सिविल में कि तुम भाई नेक्स्ट डेट पे ये विटनेस को लेके आना, वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। बस। टमाटर गिरा प्लीडर कौन होता है, चाय पिलाने वाला प्लीडर होता है। अधिवक्ता। ठीक है, कोर्ट में जाओगे सबसे पहले चाय पिलाएगा बंदा, उसको कहते हैं हम प्लीडर। मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर, है ना, प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट कान पकड़ ले एंड इंक्लूडिंग इन, अच्छा, इंक्लूड्स एन एडवोकेट। अब ये ध्यान रखना, एडवोकेट जरूरी नहीं है कि प्लीडर हो, सॉरी, एडवोकेट जरूर, क्या कह रहा हूं मैं, जो प्लीडर है कोई भी हो सकता है, नॉर्मल बंदा भी प्लीडर हो सकता है, जो कोर्ट में इंटाइटल है केस लड़ने के लिए। अब जैसे कि हमारे सक्षम, एक हमारे पास केस है, बाद में है बिगड़ा हुआ केस, महा बिगड़ा हुआ केस है, 3 जून को उसकी डेट पड़ी हुई है। भाई साहब, उस बंदे ने इतनी मोटी फाइल बना दी कोर्ट में, जज भी परेशान, जो भी जज आता है, डिस्ट्रिक्ट जज में कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब डीजे साहब के पास वो है, जज आती है, इतनी बड़ी फाइल को देखती है, पहले कहती है 10, मतलब 10:30 नंबर आता, करा वकील साहब 12 बजे आना, 12 बजे जाओगे, उसको फिर देखती है, वकील साहब डेट ले लो, इसमें बात जाती है वो। फिर मान लो बैठ भी गई, कही वकील साहब केस समझाओ, क्या केस है, अब फिर उस जज साहब को पूरा केस समझाओ जी, देखो आपके पास फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है, फिर कोई नई जज आएगी। भाई साहब 2017 से लेकर आज तक वो फाइल ऐसी पड़ी है। सॉरी, एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट, या कोई भी जो इंटाइटल अपने आप को इंटाइटल, खुद से भी कोई इंटाइटल करे मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, तो वो भी प्लीडर ही माना जाएगा वहां पर। चलो, एक होता है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कोई रूल है, बना हुआ रूल है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग कोई रूल है उसको कहते ऐसे ऐसे कोई बोल रहा है, कहाँ है भाई, बोले सीपीसी के सेक्शन इतने में का रूल नंबर इतना, वहां पे प्रिस्क्राइब्ड है ये, मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि ये रूल,
ये एक तरीका से। पब्लिक ऑफिसर कौन होता है? वैसे तो हमने उसमें क्रिमिनल में पब्लिक ऑफिसर बता ही दिया था। कोई भी सरकारी है, कोई भी सरकारी पियोन है या आईएएस है, पीसीएस है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है या स्टेट गवर्नमेंट का अंडर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। बस ठीक है। सारे जजेस कौन होते हैं? पब्लिक ऑफिसर होते हैं। एनी मेंबर ऑफ इन ऑल इंडिया सर्विसेज, वही वाली बता दी मैंने, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या कोई गजट में यदि कोई आता है, जैसे नेवी का, आर्मी का या यूनियन मिनिस्टर वगैरह जो सर्विस वगैरह करते हैं, वो सारे के सारे वो भी पब्लिक वो कहलाते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जस्टिस whose duty it the such officer the investigation the report, कोई पुलिस वुलिस ये वो सब सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह सारे जो भी होते हैं वो सब उसमें आते हैं। कौन? पब्लिक ऑफिसर होते हैं वो, ठीक है। एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय द वर्चुअल ऑफ द empowered by the place keep any पर्सन इन कन्फाइनमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में रखा हुआ है लेकिन लीगल तरीका से, जैसे जेलर वगैरह नहीं होते, जेल में जेलर होता है, वो भी पब्लिक ऑफिसर ही होते हैं वो सारे के सारे। बस मतलब ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल वगैरह में हेल्थ ऑफिसर, डॉक्टर सरकारी वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे बस पब्लिक ऑफिसर होते हैं सारे के सारे। जो भी एमएलए, एमपी नहीं, एमएलए नहीं होता शायद, एमपी वगैरह भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं। सीएम नहीं होता शायद, पीएम और जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो शायद होते हैं वो भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं, आई थिंक सो। प्रधान के बारे में भी मैंने पढ़ा था, वो शायद पब्लिक ऑफिसर नहीं होते शायद, बाकी देखते हैं। तो ही लेके आएगा ये सारे इसको एक बार बैठ के पढ़ लेना। एच में क्या कहता है? एवरी ऑफिसर ऑफ द सर्विस पेइंग, कोई गवर्नमेंट उनको दे रही है फीस वगैरह जो देते हैं उनको भी पब्लिक ऑफिसर कहते हैं। अच्छा, कई लोग ना पब्लिक ऑफिसर केवल स्पेशल भी पब्लिक ऑफिसर बन जाते हैं। स्पेशल, मान लो किसी को 1 साल के लिए गवर्नमेंट ने हायर कर लिया, उस पीरियड के लिए वो पब्लिक ऑफिसर होगा। गोदी से दंडे जैसे उसका वो जो वो होता है एग्रीमेंट कहते हैं, जो बॉन्ड वगैरह बनता है 1 साल के लिए गवर्नमेंट से, वो खत्म हुआ, उसका पोस्ट सब चीज खत्म हो जाता है। इसमें सर एक नॉर्मल बात बताऊं छोटी सी, हाँ मतलब ये लगभग 99.99% फैक्ट पे लागू होगी कि जो भी बंदा सैलरी विड्रॉ कर रहा है ना सरकार से, हाँ, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। एमएलए एमपी को सैलरी पेंशन मिलती है। हाँ, एमएलए नहीं होते। मैं उसमें वो जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, मंत्री कैबिनेट वगैरह के, वो होते हैं, वो सभी आते हैं। हाँ, तो मैंने इसीलिए बोला कि 99.99% एडमिनिस्ट्रेशन में तो जितने वो सारे ही आते हैं, शासन में तो जितने भी है ना, चाहे वो कोई भी हो, वो तो सारे ही आते हैं। चलो 18वां देखो भाई, खत्म हो गए, 20 तक ही है इसमें। रूल्स क्या होते हैं? अब इसी में रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। मीन्स द रूल एंड फॉर्म द कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल मेड अंडर द सेक्शन इतना और सेक्शन इतने, जब ये पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। ये ऑर्डर के जो नीचे होते हैं ना 1 2 3, वो रूल होते हैं। शेयर इन द कॉर्पोरेशन, शेयर इन ए कॉर्पोरेशन, ये क्या होता है? शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक एंड डिवेंचर एंड बॉन्ड्स
साढ़े एंड तक खत्म हो शेयर। जाता है लेकिन 9 शेयर बजे मार्केट के स्टार्टिंग बारे में हम करेगा कभी ना, बताएंगे आपको। 9 जो साढ़े शेयर 9 होते हैं स्टार्टिंग करेगा कंपनियों तो के क्या शेयर सीधे होते हैं। चलेगा। ये शेयर वो नहीं है कि भाई एक रोटी के 4 भाग कर दो, वो वाला शेयर नहीं है ये। अब क्या से खत्म होता है कंपनी के टाइम शेयर थोड़ा होते सारा हैं। जिसने कॉमर्स पढ़ी होगी ना उसको पता है इसके बारे में। वहाँ से बाकी डिटेल में कल बता देंगे। डिवेंचर शेयर होते हैं भाई, ने तो डिवेंचर के बारे में दे रखा है, बट शेयर तो और भी होते हैं। इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, लिक्विड, हाँ, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर, तीन आते हैं ना, और भी होते हैं बस सर। बहुत इक्विटी सारे शेयर होते हैं होते सर, हैं, उनको तो उतना नहीं हाँ, दिखाते इक्विटी शेयर, बहुत प्रेफरेंस सारे शेयर होते और हैं, लेकिन मेनली तो यही होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। लेकिन इनके अलावा भी काफी सारे होते हैं। हाँ। लेकिन इसमें जो इन्होंने दिया है ना डेफिनेशन में, ध्यान रखना है, शेयर इन द कॉर्पोरेशन, केवल डिवेंचर स्टॉक को लिया है इन्होंने। कोई भी स्टॉक जो कंपनी के पास स्टॉक में नहीं सामान रखा रहता है वो, और डिवेंचर स्टॉक या डिवेंचर या कोई बॉन्ड होते हैं वो। बताऊंगा ये होते क्या क्या भी डिटेल में। साइंड सिग्नेचर, save the case of the judgment or decree including। जज साहब की जब स्टैंप लगी होती है ना, उस पे नीचे सील लगी रहती है, ठीक है, और साइन होते हैं, उसको कहते हैं। जज साहब की जो स्टैंप लग रही है वहां पे जजमेंट पे, स्टैंप लगा दिए, यहाँ पे साइन कर दिए, वो माना जाता है साइंड डॉक्यूमेंट। जैसे हम लोग कहते हैं भाई यहाँ पे साइन कर दे, वो साइन नहीं माने जाते। हम नॉर्मली जो गलती जो करते हैं लोग कि भाई यहाँ साइन कर दो, साइन आपने कर दिया, लेकिन जब तक उसके नीचे आपका नाम नहीं लिखा होगा पूरा बड़े शब्दों में, कैपिटल में, और आपके नाम, पता, एड्रेस यहाँ लिखा होगा या नाम होगा, और तब यहाँ साइन होंगे, वो साइन वैलिड होते हैं हर किसी डॉक्यूमेंट में। एडवोकेट है, ठीक है। अब जैसे हम नॉर्मल फॉर्म भरते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फादर नेम, एड्रेस, पता, ये सारी चीजें लिखने के बाद यहाँ पे साइन कर देते हैं, वो भी वैलिड है, क्योंकि जो साइन करने वाला है, लेकिन यहाँ भी अपना पूरा नाम लिखना चाहिए। आप कभी देखो सरकारी फॉर्म भरते हैं वेबसाइट से, तब उसको डाउनलोड करोगे ना, तो उस पे क्या होता है, जो ऊपर आप नाम लिखते हो ना अपना, उसमें शुरू में स्टार्टिंग में, वो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा लिखा आ जाएगा, और यहाँ आपके साइन आ जाते हैं। जब हम अपने साइन को अटैच करते हैं तो वो वैलिड माना जाता है कि नाम, साइन के नीचे कंप्लीट नाम होना जरूरी होता है। और जैसे जज साहब ने अपना वो करा, तो यहाँ क्या होता है, जज साहब का नाम होगा, कोर्ट रूम होगा, जज साहब की डेजिग्नेशन होगी, वो सारा चीज वहाँ लिखा रहता है, वो इनकी स्टैंप लग जाती है उस पर, और उसके ऊपर उनके साइन होते हैं, उसको साइन माना जाएगा स्टैंप को, होता नहीं, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस वे हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती है। दरोगा वरोगा जो बनता है एग्जाम तो देता नहीं है। अब हमारे पास है सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट्स, ये पढ़ेंगे कल। भाई सिविल की आप लोगों ने क्लास ली, एक एक करके थोड़ा सा अपना अपना वो दे दो, क्या कहते हैं, जितना दिया ना सब जूस लेगा। फीडबैक फीडबैक। बहुत अच्छी है सर, थैंक यू। पांडे जी सिविल के वकील हैं भाई, इनसे थोड़ा सा डर लगता है। आप बताओ पांडे जी। अरे सर, मुझसे कौन सा डरने की बात है, मैं तो खुद ही लर्निंग प्रोसेस में हूँ, कभी इधर का उधर हो जाता हूँ। आप तो अपने आप को बचा लेते हो लर्निंग पोर्शन में करते करते। मैं कह रहा हूँ आप सिविल, भाई सिविल वकील साहब के पास हो, मतलब कुछ ठीक ठाक ही रहा ना। आज वैसे सच बताऊं, मैं पढ़ा बिल्कुल भी नहीं हूँ, जैसे सीपीसी को तैयारी करके पढ़ता था, आज तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, किताब भी नहीं उठा के देखी मैंने इसके बारे में। चल क्लास खत्म हो गया, रुक जा। कैसी लगी?